हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म ज्ञानी पीडब्ल्यू पे। बच्चे मैं वापस से आ गया, देखो फिर से आ गया। और आज क्या है ना, आज देखो कहानी थोड़ी लंबी है। हालांकि कुछ बच्चों का आज सवाल था कि पहला सवाल तो ये सर कि टाइड को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए टाइड वो वाला नहीं है जो आपको देख एकदम चमकती धमकती सफेदी। टाइड को हिंदी में आप ज्वार भाटा भी कहते हैं, ठीक है। तो टाइड क्या है बच्चे, एक तरीके का फिनोमेना है जब बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और कभी कभी जो है लहरें एकदम नीचे हो जा रही हैं। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर अगर पानी ऊपर की तरफ खींचा तो नीचे कैसे आया। बेटा पानी है, वो इंसान नहीं है कि तुम जिसको जेसीबी में उठा के इसे टांग दोगे, है ना। अब अगर एक नॉर्मल, चलो एक बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो समझते हैं इसको। मान लीजिए ग्रेविटेशनल पुल का मतलब क्या होता है बच्चे कि एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स से कोई अट्रैक्ट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि पानी जो है अर्थ के बाहर निकल के चांद पे पहुंच जाता है, चांद पे नहीं पहुंचता। अब मान लो यही पानी है, ठीक है। अब ये पानी अगर ऊपर की तरफ ऐसे उछलेगा, मान लो वेव बनेगी इसमें, तो बेटा नीचे तो आएगा ना, नॉर्मल सी बात है। एक पुल जो है वो इधर आपका हेवनली बॉडी लगा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे हमारा धरती भी है ना, धरती का भी तो अपना एक पुल है बच्चों। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग उड़ते ही रहते हवा में, है ना। यहां पे क्यों नीचे स्टेबल हो आप। स्टेबल होने का रीजन है ना भाई कि अर्थ का भी तो एक ग्रेविटेशनल पुल है जो काफी स्ट्रांग है। तो बच्चे वो ग्रेजुअली होता क्या है कि भाई डेफिनेट सी बात है कि मतलब मान के चलिए कि जो पुल लग रहा है पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर, उसके चलते वो ऊपर उठ रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद वो नीचे तो आएगा ना बच्चे, दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी बीच में टंग के रह जाएगा। फिर किसी बच्चे ने पूछा कि सर टाइड के न्यू मून टाइम पे या फुल मून टाइम पे अगर टाइड हो तो सुनामी। बेटा टाइड और सुनामी अलग चीज है, पहले ध्यान रखिए इस चीज को। टाइड एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है, टाइड और सुनामी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सुनामी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नहीं आती, सुनामी आती है अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से। जब पानी के नीचे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक का, देखिए होता क्या है कि जब आप बात करते हैं ना, हमारे जमीन पे भी क्रिस्टल प्लेट्स हैं और आपके ओशन का भी एक फ्लोर है, ओशन की भी एक जमीन है बच्चे। पानी के नीचे भी फ्लोर है, उस फ्लोर वो भी, वहां पे भी आपके टेक्टोनिक प्लेट्स, क्रिस्टल प्लेट्स प्रेजेंट है। तो बच्चे उनमें भी एक्टिविटी होती रहती है, वो टकरा सकते हैं जिसके चलते अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे बच्चे वहां से सुनामी वेव्स आपकी ट्रिगर होती है, ठीक है। तो सुनामी वेव्स को टाइड्स का लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टाइड्स एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स का। सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है, एक त्रासदी है बच्चों। तो दोनों को अपने को मिक्स नहीं करना है। फिर एक आई थिंक श्रुति ने आंसर पूछा था वैसे कि सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या। तो बल्कि बच्चे बिल्कुल आपका आंसर सही था, काफी बढ़िया था और मजा आया इनफैक्ट आपके आंसर को पढ़ के, ठीक है। और जितने भी बच्चों ने आंसर्स किए थे ना बच्चा पार्टी, तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे थे, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत धमाकेदार आप सब बच्चों ने आंसर्स किए। और अच्छा लगा मेरे को यार कि मजा आया देख करके कि आपने जब सवाल पूछे ना, चाहे आपके अच्छे अच्छे सवाल हो चाहे आपके मासूम वाले सवाल हो, यार दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि आप सवाल पूछते हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। पता है कभी भी यार हेजिटेट नहीं करना चाहिए। देखो मेरे से तो बिल्कुल भी मत करना, है ना। अरे सब बातों में तो भूल गया मैं आपको कि भैया आपका स्वैग से स्वागत करना भी तो जरूरी है, क्योंकि ये तो आपका अपना प्यारा प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू है ना। तो भैया स्वैग से करेंगे तुम्हारा स्वागत, टिंग डिंग डिंग डिंग, है कि नहीं। अच्छा अभी क्या है बच्चों कि बड़ा अच्छा लगता है यार जब तुम लोग सवाल पूछते हो, जब तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो, है ना, मजा आता है। तो कभी भी ना हेजिटेट मत करना, चाहे वो लॉजिकल क्वेश्चन हो चाहे वो इलॉजिकल क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी सिली क्वेश्चन क्यों ना हो, बट इस बात से हेजिटेट मत करना कि अगर ये सवाल सर से पूछा तो सर क्या सोचेंगे, ठीक है। इसी एक हेजिटेशन की वजह से ना जाने कितनी बार ऐसा होता है कि स्कूल्स के अंदर बच्चे कभी टीचर्स तक जा ही नहीं पाते, उनसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते, क्योंकि डर लगता है कि मैम ये बोल के भगा ना दे, सर ये बोल के भगा ना दे, ये क्या बेकार का सवाल लेकर के आए हो तुम, ये तुमसे ये नहीं हो रहा तो आगे क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे, है ना। और कहीं ना कहीं क्लास में आपकी इंसल्ट ना हो जाए, आपके फ्रेंड्स आपके मजाक ना बनाए, है ना। तो बच्चों कभी भी ऐसे चीजों को ना अपने मन से निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में ये हिचकिचाहट रहेगी, अगर ये कहीं ना कहीं ये हेजिटेशन रहेगा कि क्या मैं जो सवाल पूछ रहा हूं क्या वो लॉजिकल भी है कि नहीं है, तो बच्चे आपके मन का डाउट कभी क्लियर नहीं हो सकता, है ना। और डाउट्स तभी क्लियर होते हैं जब मन की बातों को हम आगे रखते हैं, जब बच्चे बताते हैं तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ भाई आपने ये पूछा, ठीक है।
तो कभी भी पहली बात तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चे आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। तो हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। और ये बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा अच्छा लगता है यार जब आप लोग सवाल पूछते हो, है ना, आंसर करते हो, तो वो मेरे लिए भी एक तरीके का मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्सेप्टेंस है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे पता चलता है, अच्छा अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसको तुमने सीरियसली लिया है, एफर्ट दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एफर्ट किया है ना। और ये एफर्ट मेरे लिए बेस्ट प्राइस है भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे बेहतर बात है कि आप एफर्ट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, है ना, और इस एफर्ट और मेहनत का रिजल्ट दिखता है आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर। हालांकि कमेंट्स काफी कम है, लेकिन क्या है ना कि देखिए, जब आप किसी चीज के लिए रेगुलर एफर्ट्स करते हैं, आज शायद लिटिल सैम्स हमारा प्यारा प्यारा चैनल है, इस पे कुछ कमेंट्स आते हैं, मान के चलिए शायद 50 60 70 कमेंट्स आते होंगे, और आज से आने वाले 1-2 सालों में मेरे को पूरा भरी बिलीव है कि भैया ये 70 700 में जरूर बदलेगा, है ना, है कि नहीं भाई, है कि नहीं बच्चों। तो भाई सिंपल सी बात है, इनफैक्ट मजा आता है ना, तो बताया करो अपने फ्रेंड्स को जाकर के कि हम तो सर से यहां बात करते हैं यार, हम तो सर से कमेंट सेक्शन में बात करते हैं, तुम लोग कोई बात करनी हुआ करे तो आ जाया करो, ठीक है। तो आपके सारे सवाल, आपके सारे क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस, इलॉजिकल क्वेश्चंस, ऑल आर मोस्ट वेलकम ऑन द चैनल, ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास, ठीक है। तो भैया अपनी कक्षा में सारे तरीके के क्वेश्चंस के लिए आई एम ऑलवेज ओपन। और ये बात बिल्कुल सत्य यार कि मैं आपके कमेंट्स को ऑनेस्टली पर्सनली पढ़ता हूं भाई, एक एक कमेंट्स को आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास, हर एक वीडियो के बाद मेरा पहला टास्क यही होता है कि देखो तो यार, मेरे को वेट होता है, एक्चुअली मैं सही बताऊं आपको, वेट होता है अक्रॉस ऑल द क्लासेस दैट आई बेसिकली टीच, मतलब जितने भी क्लासेस के अक्रॉस में मतलब देखता हूं बच्चों को, तो एक चीज बहुत स्पेशल बनाती है तुम लोग को, वो तुम्हारे आंसर्स हैं। और मेरे को बड़ा मजा आता है यार कि कल अगर तुम लोग 9th और 10th में आओगे और मैं तुम लोग के साथ कंटिन्यू करूंगा, मस्त एकदम पढ़ाऊंगा ना, तो शायद आंसर करने में और मजा आएगा। तो वो जो इंक्विजिटिवनेस है ना यार, वो जो क्यूरोसिटी जिसको कहते हैं ना, वो तुम्हारे आंसर्स में दिखती है, और वही मजेदार है ना। तो मतलब मेरे को तो बहुत अवेटेड है कि फॉर श्योर कभी अपन ना चीजें ऐसे एकदम वर्चुअली करेंगे, कभी लाइव भी करेंगे, और तब एकदम मस्त डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपस में बात करेंगे, और मजा आएगा, है कि नहीं। चले, अच्छा क्या यार, बातों बातों में ना ये बताना भूल गया कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन का लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच बता रहा हूं भाई, थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि चैप्टर लंबा है। हालांकि मैंने पूरा ट्राई किया है कि इसको पॉइंट्स में तोड़ करके छोटे छोटे हिस्सों में डाल करके आपको लाया जाए। तो चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि यार आज क्या क्या करेंगे। ओ भाई, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया अभी। धोखा इसलिए हो गया, इसका रीजन बताता हूं। धोखा क्या हुआ कि मैंने ये अपना सुपर अस्त्र लगाया ही नहीं था, और मैं क्या कर रहा था, ऐसे ही मूव कर रहा था स्लाइड्स को, ठीक है। तो भैया सुपर अस्त्र मेरा बिल्कुल काम कर रहा है, बढ़िया एकदम, खुद ही बनवा के लाया हूं मैं थैनोस से इसको। थैनोस क्या अपना दोस्त है भाई, अपना थैनोस ब्रो है, हम लोग गेड़ियां मारते हैं साथ में आजकल, है ना। तो तुमको भी मारनी तो बता देना, अगली बार एवेंजर्स में थैनोस आएगा ना, तो थैनोस के साइड से तो लड़ूंगा तो नहीं मैं, क्योंकि एवेंजर्स का तो फैन हुई, है ना, बट थैनोस अपना ब्रो है यार, ठीक है। चलो, अच्छा पहली बात अपन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहली बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे छोटे शहरों से, छोटे छोटे शहरों से, यानी स्मॉल टाउन्स के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ व्यापारियों के बारे में बात करेंगे, बड़े छोटे व्यापारी है ना, सबके बारे में डिस्कशंस करेंगे। फिर बात करेंगे हम्पी की, मसूलीपट्टनम की और सूरत की, और उसके बाद कंक्लूड करेंगे हमारे कुछ नए शहरों और नए ट्रेडर्स से, ठीक है। तो बेटा यही होने वाला है अपना आज का एजेंडा। तो जल्दी से पेन कॉपी पेपर जो लेके बैठना है बैठ जाओ। ये मत करना कि अपनी पुरानी टी शर्ट उठा लाए, उस पर मार्कर से नोट्स बना रहे हो बेटा, उसके बाद मम्मी जो तुम्हारे नोट्स बनाएंगी ना, मैं सही बता रहा हूं बेटा, फिर वो पढ़ते नहीं बनेंगे। तो ऐसे काम मत करिए, सावधान रहे, सतर्क रहे बच्चे, एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम देने लायक तो रहो। अच्छा, तो अभी आपने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में देखा कि टाइम ट्रैवल करके हम कहां गए थे, राजा राज चोला के एम्पायर में गए थे, हम लोग गए थे थंजावुर के अंदर, हमने बहुत सारे टेंपल टाउन्स को विजिट किया। अभी उसी टाइम ट्रैवल से हम लोग थोड़ा वापस आते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि टाइम में थोड़ा सा और आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, यानी हम पहुंच गए फिलहाल 8वीं शताब्दी यानी 8th सेंचुरी। यहां बात की जा रही कुछ 700 से 800 के बीच की, ठीक है। चलिए बात करते हैं यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो पहली बात तो ये, जब वो अरे कुछ नहीं है, चलो, तो पहली बात तो ये कि देखिए 8वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स जो आपका सब कॉन्टिनेंट था, अभी सब कॉन्टिनेंट क्या चीज है,
सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ भारत नहीं आता, भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले एरियाज, श्रीलंका वाले कुछ एरियाज, ठीक है, तो ऐसे मालदीव वाले एरियाज, तो ये बना करके एक ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, ठीक है, इट्स अ ज्योग्राफिकल एरिया। सब कॉन्टिनेंट की जब आप बात करते हैं सो दैट्स अ ज्योग्राफिकल एरिया, दैट्स नॉट अ कंट्री, इसमें बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। अब ये इतना बड़ा है कि इसको एक सिंगल देश कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़े कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट का छोटा हिस्सा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात देखेंगे तो बच्चे 8वीं शताब्दी में यानी 8th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे नए नए जो टाउन्स थे, छोटे छोटे शहर आप कह सकते हैं बेटा, ये बनने स्टार्ट हो गए। होता क्या था कि पहले बहुत बड़े बड़े गांव हुआ करते थे, अब इन गांव से निकल करके छोटे छोटे शहर बनना स्टार्ट हुए, ठीक है। अब इन शहरों में एक मंडापिका थी, मंडापिका का मतलब है मंडी थी, ठीक है। मंडी में क्या होता है बच्चे, मंडी में लोग बैठते हैं। अब आप भी सब्जी मंडी जाते होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, तो आपने वहां देखा होगा कि भैया लोग काफी सामान बेच रहे होते हैं। जैसे आलू वाले भैया क्या बोलते हैं, आलू ले लो, आलू भैया 1 नंबर आलू है, बाकी सारे बालू है, ठीक है, 1 नंबर आलू है, बाकी सारे आलू है, बाकी सारे भालू है। भैया टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लो, अरे गोभी है, आलू है, मूली है, बैगन है, शलजम है कि नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारे आपको मार्केट में सब्जी वाले दिखते होंगे जो अलग अलग सब्जियां बेच रहे हैं, है ना। कुछ लोग मार्केट में कुछ और चीजें बेचते हैं, लाइक आपके ग्रेन्स हो गए, चावल दाल हो गए। तो मार्केट या मंडी एक मार्केट प्लेस है, राइट बच्चों, एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बहुत सारी जरूरतों की चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही इन छोटे छोटे टाउन्स में, इन छोटे छोटे शहरों में एक मंडापिका हुआ करती थी जिसको आप बाद में मंडी कहते हैं, ठीक है। जहां से जो आस पड़ोस के गांव वाले थे वो प्रोडक्ट्स खरीदते थे और प्रोडक्ट्स खरीद के क्या करते थे बच्चों, आगे बेचा करते थे छोटे एरियाज में, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों यहां पे मार्केट स्ट्रीट्स भी लगते थे जिसको आप हट्टा कहते हैं। हट्टा मतलब हाट कह लीजिए, हाट मंडापिका एक तरीके से बाजार। तो मंडापिका इज अ बिगर मार्केट जहां से स्मॉलर मर्चेंट जो है सामान बाय कर रहे हैं और कहीं और जाके सेल आउट कर रहे हैं। वैसे ही स्ट्रीट मार्केट को आप कह रहे हैं हाट लगी हुई है, ठीक है। अब हाट में बहुत तरीके की बाजारें होती थी, बहुत तरीके की शॉप्स होती थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अलग अलग तरीके का सामान बिकता था, जैसे तेल बेचने वाले हो गए, ठीक है, चीनी बनाने वाले हो गए। फिर उसके बाद अगर हम बात में बहुत सारे स्मिथ्स हो गए, गोल्ड स्मिथ, सुनार हो गए, है ना, मजदूर हो गए। तो इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज इन तरीके की मार्केट्स में अवेलेबल थी, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर हम बात करें, कुछ व्यापारी ऐसे थे जो शहरों में रहा करते थे या इन छोटे छोटे टाउन्स में रहा करते थे। हालांकि कुछ व्यापारी ऐसे थे जो एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रैवल किया करते थे या एक टाउन से दूसरे टाउन तक ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। अब वो इसलिए था क्योंकि भैया वो अपना सामान बेचते थे। अब जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, एक बड़ी बस्लिंग सी, एकदम खतरनाक सी मार्केट लगी हुई है जिसमें बहुत सारा सामान बेचा जा रहा है। यहाँ ये अंकल कुछ और बेच रहे हैं, यहाँ ये बच्चा कुछ और, ये कारपेंटर है अपना, ये सब्जी अब्जी बेच रहा है ना, इधर कुछ और हो रहा है, राजा सिपाही खड़े हुए हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो एकदम हसलिंग एंड बस्लिंग मार्केट है। तो कुछ इस प्रकार के मंडापिकास, कुछ इस प्रकार के मार्केट्स हुआ करते थे उस जमाने में भी। फिर अगर मैं बच्चों बात करूं आपसे कि बहुत सारे जो थे बच्चे, जो लोग हुआ करते थे उस जमाने में, तो बहुत सारे लोग जो थे इन मार्केट्स में आते थे, इन बाजारों में आते थे ताकि वो भाई लोकल आर्टिकल्स खरीद सके, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे थे जो बच्चे काफी सामान बेचने आते थे, जैसे घोड़े हो गए, सॉल्ट हो गए, कैम्फर जिसको आप कपूर कहते हो, सैफरन जिसको आप केसर कहते हो, बीटल नट्स जिससे वो बनते हैं ना पान के पत्ते वगैरह, ठीक है, और या फिर मसाले हो गए जैसे ब्लैक पेपर हो गई, काली मिर्च हो गई। तो कुछ लोग लोकल सामान खरीदने आते थे, हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत सारा सामान यहां पे बेचने आया करते थे, ठीक है। अगर आप सामंत की बात करें तो सामंत कौन है बेटा, एक जमींदार हो गया। जमींदार कौन होते हैं? जमींदार वो लोग होते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ी जमीन होती है, उस जमीन के ऊपर वो लोगों को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं, या फिर कई बार वो अपनी जमीनों को किसानों को रेंट पे दे देते हैं। तो किसान उन जमींदारों को एक सर्टेन रेंट पे करता है, किराया देता है और उस जमीन पे खेतीबाड़ी करता है। तो ऐसे लोग पहले सामंत कहलाते थे, बाद में इनको आप जमींदार कहने लगे, ठीक है। तो इन्होंने अपने लंबे चौड़े बड़े बड़े घर बनवा रखे थे इन टाउन्स के अंदर, ठीक है, या तो इन शहरों में बनवा रखे थे या इन शहरों के आसपास बनवा रखे। तो ये आप कह सकते हैं बहुत पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल लोग थे, ठीक है। अब ये लोग क्या किया करते थे, ये पावरफुल थे, तो ये लोग टैक्स लगाया करते थे व्यापारियों पे, ट्रेडर्स पे, आर्टिसंस पे, ठीक है, या फिर ऐसा सामान जिसका व्यापार किया जाता है उस पे ये लोग टैक्स लगाया करते थे, कर लगाया करते थे। कभी कभी ये लोग जो है ना, ये जो राइट है कलेक्ट करने का टैक्सेस का, इसको डोनेट कर दिया करते थे, कभी कभी इसको ऑक्शन कर दिया करते थे,
राइट, लोकल टेम्पल्स को। किसको? लोकल टेम्पल्स को। तो अगर हम बात करें जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है, टैक्स कलेक्ट करने का राइट है, कभी कभी ये लोग क्या किया करते थे, लोकल मंदिरों को भी डोनेट कर दिया करते थे अधिकार, राइट। और खासकर ये वो मंदिर थे जो इन्होंने खुद बनवाए हैं या फिर किसी और अमीर व्यापारी ने बनवाए, ठीक है। तो ये लोग मंदिर वगैरह भी बनवाया करते थे, तो कई बार ये जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार है वो इन मंदिरों को ये फॉरवर्ड कर दिया करते थे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अधिकार यानी राइट्स जो थे बच्चे, कई बार बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, है ना। बहुत सारे जो आर्किटेक्चर्स बने उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, दीवारों के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो उनमें कई बार ये राइट्स से, क्लेम्स, अधिकार आपको छपे हुए मिलेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि उस जमाने की जो मार्केट थी वो किस तरीके से वर्कआउट करती थी, राइट, किस तरीके से उस जमाने की मार्केट चला करती थी। फिर अगर आगे हम देखें बच्चों, तो बहुत अलग अलग किस्म के व्यापारी यहां पे आते थे, राइट। सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, जैसे बंजारा हो गए, है ना, फिर घोड़े बेचने वाले हो गए। तो इन्होंने क्या किया, अपने ट्रेड को, अपने व्यापार से रिलेटेड चीजों को मैनेज करने के लिए इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। क्या बनाए इन्होंने? अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। अब मान लीजिए मैं एक चावल बेचने वाला व्यापारी हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं एक चावल बेचने वाला व्यापारी हूं। तो चावल बेचने वाला व्यापारी क्या करेगा यहां पे, भाई मैंने क्या किया, मेरे ही जैसे जो 5-7 लोग हैं चावल बेचने वाले, हमने मिल करके अपना एक ग्रुप बना लिया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है कि हमारे व्यापार से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसकी देखभाल करना, हमारे अधिकारों की रक्षा करना। सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आप कहते हैं गिल्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हम गिल्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे एसोसिएशंस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गिल्ड्स, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात करूं बच्चे, जो हेडमैन थे वो नेगोशिएट किया करते थे वॉरियर्स से। अब वॉरियर्स कौन थे बच्चे? वो लोग जो कि युद्ध लड़ा करते थे। अब इन युद्ध लड़ने वाले वॉरियर्स को क्या चाहिए? इनको चाहिए घोड़े, क्योंकि घोड़े उस जमाने में काफी फास्टर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। यानी घोड़े पे बैठ के आप बहुत कम समय में दुश्मन तक पहुंच सकते हो, घोड़े तेज हैं। युद्ध के मैदान में अगर आप हाथी के साथ लड़ने जाओगे तो बेटा हाथी तुम्ही को पलटा के मार देगा, ठीक है। लेकिन घोड़ा क्या है? घोड़ा तेज है। अब हाथी पे एक राजा बैठा है, एक राजा घोड़े बैठा, घोड़े वाला तुम्हारी बैंड बजा के निकल जाएगा, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम हाथी बैठे रहोगे, हाथी को जरा सा भी डर लगा, हाथी उल्टा भागने लगेगा, तुम खुद ही गिर जाओगे हाथी के आगे। हाथी के हटा जा रहा है यहां से, हट हट जा, ऐसे करके हाथी जो है ना एकदम मस्त लात वात मार के निकल जाएगा। और हाथी की लात पड़ गई ना अगर बेटा, तो उसके बाद तुम ऐसा नहीं कि युद्ध के मैदान से बाहर जाओगे, उसके बाद सीधा ऊपर का ही टिकट कटने वाला है। इनफैक्ट इब्राहिम लोदी की जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में ना, अब वो पता है बाबर के पास एडवांटेज क्या था? बाबर के पास सेना नहीं थी, बाबर के पास दिमाग था। भाई बॉर्नविटा पीता था वो, ठीक है, बॉर्नविटा बूस्ट जो भी पीता रहा होगा उस टाइम पे, मतलब बाबर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, बादाम वादाम खाता होगा, बुद्धि बहुत तेज थी, तेजस्वी आदमी था, ठीक है। उसका रीजन है, देखो उसका रीजन समझो क्या है। इब्राहिम लोदी जो थे पहुंच गए अपना मतलब बैटल ऑफ पानीपत, थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूं आपको, वापस आएंगे इस पे। 1526 की बात है, ठीक है, पहला युद्ध था पानीपत का। अच्छा क्या है कि इब्राहिम लोदी के केस में ना एक कहावत बड़ी सत्य बैठती है कि हमें तो अपनों में लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों में लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरा हाथी भी वहीं धोखा दे गया जहां पे सिपाही कम था, ठीक है। तो ये कहावत बिल्कुल सही है। अच्छा क्या है कि इब्राहिम लोदी से ना उनके खुद के रिश्तेदार बहुत दुखी थे, इसीलिए कहते हैं ना इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ना रिश्तेदारों को मैं थोड़ा हम ब्लॉक करके रखता हूँ। उसका रीजन है भाई, क्योंकि रिश्तेदार कह रहे अच्छा देखते रहते चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ, अपने अपनी जिंदगी से उनको कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में नंबर कितने हैं उससे उनको बहुत इंटरेस्ट है। ये फैक्ट है यार, ये भारतीय समाज का, इंडियन सोसाइटी का फैक्ट है। बाहर का नहीं पता, हो सकता है बाहर भी ये चीज वर्कआउट करती होगी, बट यहाँ का तो देखो फैक्ट है। अच्छा अभी क्या है कि आलम खान और दौलत खान लोधी, ठीक है, ये लोधी साहब के साइड के लोग हैं, ये जाके मिल गए बाबर से, है ना। इन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं बाबर तुम आओ, हम लड़ेंगे नहीं इसके साइड से। अब इब्राहिम लोधी पहुंच गए अपने हाथी वाती लेकर के, 1 लाख की सेना, सोचो 1 लाख लोगों की सेना पानीपत के मैदान में पहुंची हुई है। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है, 1 लाख के। और ऐसा नहीं इब्राहिम लोधी कोई ऐसा मतलब हल्का राजा था, हल्का राजा नहीं था भाई वो। इब्राहिम लोधी अच्छा पावरफुल रूलर था लोधी डायनेस्टी का। बाबर की जो सेना थी वो काफी कम थी, बाबर के पास 30-40 हजार लोग रहे होंगे, 30-40 हजार एक तरफ और 1 लाख तरफ एक तरफ। देखो नंबर की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? लोधी ही जीतेगा। लेकिन यहां पे ना नंबर से काम नहीं होता, मैंने कहा ना नंबर से हमेशा काम नहीं होता। इसलिए अगर लाइफ में तुम्हें कभी क्लास में ऐसा लगता हो कि एक बच्चा बैठा हुआ है वो पूरे टाइम पढ़ता रहता है, पूरे टाइम पढ़ता है वो आदमी, ठीक है,
मतलब गेम्स पीरियड हो रहा है तो भी पढ़ रहा है, रिसेस का टाइम हो रहा है तो भी पढ़ रहा है, टीचर कह रही है अंताक्षरी खेलो तो भी पढ़ रहा है ना। टीचर ने कहा बेटा गा से गाना सुना, वो कह रहा जी फॉर गामा एल्फा बीटा, भाई उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है वो। ठीक है, क्या इस बात की श्योरिटी है कि जो इतना पढ़ता है वो टॉपर ही होगा, वो नंबर 1 आएगा क्लास में? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 4 घंटा पढ़ने वाला भी टॉपर हो सकता है। स्ट्रैटेजी मैटर करती है ना, आपका डेडिकेशन लेवल मैटर करता है, आपका स्मार्ट वर्क मैटर करता है। बाबर स्मार्ट आदमी था यार, बाबर ने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। ठीक है, अब बाबर ने पहली बात तो है कि घोड़े यूज किए, हाथी यूज नहीं किए। ठीक है, मैं इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूं ऐसा बच्चे, इसलिए आपको बताऊं, घोड़ों का जिक्र आया है, मैंने सोचा आपसे घोड़ों की बात की जाए, है ना, थोड़ी बातचीत कर ली जाए, है कि नहीं बच्चों। अच्छा, अभी क्या है कि बाबर क्या कर रहा है, देखो ध्यान से सुनना, मजा आएगा। बाबर ने क्या किया, पहली बात तो घोड़े यूज किए। इब्राहिम लोदी किस पे बैठ के आया, हाथी बैठ के आया। फिर बाबर ने क्या किया, ऐसे आगे तोप देखी, तोप वही जो तोप से उड़ा दूंगा। ठीक है, हेरा फेरी में तोप है ना, तोप से उड़ा दूंगा। ठीक है, तो जो तोप होती है ना, कैनन होती है, कैनन। तो इसने क्या किया बाबर ने, इसके पास तोपें बहुत कम थी, कैनन कम थी, इसने बहुत सारी फर्जी तोपें बना दी, फेक तोप, और उसको बीच में लगा दिया और उसके पीछे छुपा के बैठा दिए सोल्जर। ठीक है, तो आधे सोल्जर इधर बैठे, आधे लेफ्ट थे और आधे राइट थे, सब छुपे हुए थे। इब्राहिम लोदी पहुंच गए हाथी के साथ टहलते उधर वह बीच में, कहां पे, पानीपत के मैदान में। अब इब्राहिम लोदी को लगा अपनी तो जनता है, क्या टेंशन है ना, क्या ही कर लेगा बाबर। तो बाबर ने कहा बेटा रुक जाओ, मजा दिखाते हैं तुमको अभी। अच्छा, बाबर को ना गन पाउडर का भी नॉलेज था, इनको ये गोलाबारी का नॉलेज था, बिल्कुल बढ़िया। इब्राहिम लोदी यहां पे चूक गए। इब्राहिम लोदी वही पुराने ट्रेडिशनल मेथड से आए थे लड़ने के लिए। अब बाबर ने क्या किया कि भैया यहां से गोलेबारी करना शुरू किया, और गोलीबारी के पीछे जो कैनन तोपों के पीछे बैठे हुए सोल्जर थे, उन्होंने तीर में लगाई आग, और जो बाहुबली जैसा देखा है ना, जब बाहुबली आग लगा के मारता है, तो वैसे ही उसने बढ़िया तीर में आग वाग लगा के जो था इब्राहिम लोदी की सेना की तरफ अटैक करना स्टार्ट किया। अब बाकी तीनों तरफ से फिर से बाबर की सेना ने घेर लिया लोदी को। तो लोदी के साथ हुआ ये कि भाई बीच मैदान वो आके फंस गए, उन्होंने आइडिया ही नहीं लगा, वो पूरी सेना लेके कूद गए मैदान में, बाबर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब बाबर ने क्या किया भाई, सिंपल सी बात है, उनको सैंडविच कर दिया, बिल्कुल बीच में लाके खड़ा कर दिया, अब लड़ो। अब हुआ क्या कि हाथी का आपने देखा होगा, तो भैया उसका जब तक कंसंट्रेशन बना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार हाथी डर गया, जानवर है यार वो, उसको क्या पता। ठीक है, जब उसने गोले बारूद आते हुए देखा, हाथी ने कहा एक काम कर, लोदी यहीं गिराओ, अपन चलते हैं। ठीक है, हाथी ने कहा लोदी लड़ता रहेगा, इसका क्या है यार, अपने अपन क्यों टेंशन में, अपन चलते हैं। तो आधे सैनिक जो है ना, हाथियों ने ही मार दिए थे। फैक्ट है भाई, ये हाथी, भाई हाथी पगला रहे, हाथी गला, पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये हमने देखा ही नहीं आज तक, ये क्या गोला बारूद चल रहा है। हाथी की माइंड सेट सोच के देखो ना, हाथियों ने नहीं देखा अभी गोला बारूद वगैरह, उनके सामने एकदम नई चीज है, उनको समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, भागे भाई उल्टा। अब उल्टा भागेंगे तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, उनके सामने रास्ते में जो आएगा उसको मारते जाएंगे। तो आधा काम तो बाबर को करना ही नहीं पड़ा, हाथी कर दे रहे, है ना। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यहां पे देखिए आप। बाबर ऑन द कॉन्ट्ररी घोड़े यूज कर रहा है। अब घोड़े युद्ध के मैदान में क्या है बेटा, बहुत ज्यादा तेज हैं। आप चंगेज खान की बात करिए, मंगोल इतने एक्सपर्ट इन्वेडर्स माने जाते हैं, उसके पीछे का रीजन है, तुमने कभी ना मंगोल का प्रैक्टिस देखा, तुम्हें पता है मंगोल कभी युद्ध का प्रैक्टिस नहीं करते थे, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आपको जान के हैरानी होगी कि मंगोल्स जो है जाने जाते हैं अपनी वॉरफेयर स्किल्स के लिए। आपको पता है मंगोल्स प्रैक्टिस किस चीज की करते थे, दे वर वेरी मच इन्वेस्टेड इन गेम्स। वो लोग गेम्स खेला करते थे। कौन से गेम्स, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट्स, ठीक है, जो आप आज के ओलंपिक के गेम्स है ना, उससे मिलते जुलते वो लोग गेम्स खेला करते थे। ठीक है, वो लोग प्रैक्टिस करते थे घोड़े दौड़ाने की, उसका रीजन है। अब पूछो क्यों। देखिए, जब युद्ध में, बैटल में कभी आपका, जब कभी किसी से मुकाबला होता है ना, आप बहुत अच्छी तलवार चलाना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक, कितनी देर तक तुम बैटलफील्ड में टिक पाओगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आप कितने स्विफ्ट हो युद्ध के मैदान में, आप कितने फुर्तीले हो, ये बहुत, आपका एम कितना। मान लो मुझे भाला फेंकना आता है, मुझे भाला फेंकना आता है, अच्छी बात है, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन क्या मैं उससे बेहतर फेंक पाऊंगा जिसने रोज प्रैक्टिस किया होगा? जिसने रोज प्रैक्टिस किया होगा नहीं फेंक पाऊंगा, है ना। जो मंगोलियंस थे उनका जो एक्यूरेसी था ना, पिन पॉइंट एक्यूरेसी था, अगर भाला फेंक के मारेगा ना भाई, जाके लगेगा ही लगेगा। दूसरे वाले का मिस हो सकता है, लेकिन अगर मंगोलियन फेंक के मारेगा तो लगेगा। और वो क्यों है, क्योंकि उनका प्रैक्टिस इतना तगड़ा है। ठीक है, चंगेज खान पता क्या करता था, दौड़ाता था भाई, अपने एनिमी को इस लेवल तक दौड़ाता था कि जब तक वो एक टाइम आएगा वो थक ना जाए, और जब वो थकता था ना, तब घूम करके मस्त एम लेकर के मारता था। तो ये स्पेशलिटी है। तो बच्चे इसीलिए घोड़े जो है ना बड़े प्रेफरेबल थे यहाँ पे, खासकर जितने भी युद्ध लड़ने वाले ट्राइब्स थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो वॉरियर क्लास के थे, उनके लिए घोड़े बड़े इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो घोड़े यहाँ पे बच्चों बेचे जाते थे,
और इनसे नेगोशिएट करने के लिए वॉरियर क्लास के लिए जो हेडमैन होते थे इन ऑर्गेनाइजेशंस के, एसोसिएशंस के, वो आगे बढ़ के आते थे। ठीक है, वो लोग बातचीत करते थे। अब ट्रेडर्स को बच्चे बहुत सारे राज्यों से पास करना पड़ता था, बहुत सारे जंगलों से पास करना पड़ता था, तो ये लोग हमेशा ग्रुप में चलते थे। इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कारवां कहते हैं, है ना। हिंदी में कहें तो कारवां कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो कैरावंस कहते हैं, राइट। और साथ ही साथ बच्चे इन्होंने क्या फॉर्म किया? इन्होंने फॉर्म किया गिल्ड्स, सो दैट ये अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। बहुत सारे ऐसे गिल्ड्स फॉर्म हुए थे बच्चे भारत के सदर्न इंडिया में 8वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 8th सेंचुरी अगर हम बात करें, सो बहुत सारे ऐसे गिल्ड्स हैं जो फॉर्म हुए हैं हमारे 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे फेमस गिल्ड्स थे इसमें से मणिगमम और नंददेसी। ठीक है, अब गिल्ड्स क्या करते थे बच्चे? इनके पास बहुत ज्यादा अधिक, दे यूज्ड टू ट्रेड, है ना। ट्रेड कैसे करते थे? खासकर अगर हम बात करें इंडियन पेनिनसुला में, इंडियन पेनिनसुला कौन सा रीजन है? जनरली भारत के साउथ इंडिया वाला रीजन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट दिस, तो भारतीय पेनिनसुला, पहली बात तो भारतीय पेनिनसुला में लोग ट्रेडिंग किया करते थे, इस वाले सेक्शन में लोग ट्रेडिंग किया करते थे। साथ ही साथ बच्चे साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी ये लोग ट्रेड किया करते थे, राइट। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे, तो ये मेजर एरियाज ऑफ ट्रेड थे। फिर अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हुए जैसे नाटू कोटाई चेटियार हुए, मारवाड़ी ओसवाल बिजनेसमैन हुए, जो कहीं ना कहीं बच्चे इन मेजर एक भारत के अंदर एक मेजर ट्रेडिंग ग्रुप्स बन के उभरे। ठीक है, शिकारपुरी श्रॉफ्स कह लीजिए, नाटू कोटाई चेटियार्स कह लीजिए, या मारवाड़ी ओसवाल कह लीजिए, ये भारत के अंदर एक मेजर ट्रेडिंग ग्रुप्स के फॉर्म में इवॉल्व हुए, एक मेजर ट्रेडिंग ग्रुप्स के रूप में उभरे। फिर अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे गुजराती ट्रेडर्स थे, ठीक है, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनिया या फिर मुसलमान बोहरा कह लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चे एरिया से ट्रेड किया करते थे, ओवरसीज ट्रेड किया करते थे, जैसे रेड सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाइना हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे व्यापारी थे, ठीक है, व्यापारियों के ग्रुप थे। जैसे बनिया, बनिया आज भी माने जाते हैं भैया व्यापार के लिए, मारवाड़ी और बनिया माना जाता है भैया व्यापार के लिए, बिजनेस माइंड के लिए। ठीक है, और ये आज भी सत्य है बच्चे। मैक्सिमम अगर आप देखोगे, जो बनिया होते हैं, जो मारवाड़ी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। आज भी बच्चों भारत के अंदर इंपॉर्टेंट बिजनेस कम्युनिटीज में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स के अंदर बोहराज हो गए, तो ये लोग वो लोग थे बच्चे जो भारत की इंपॉर्टेंट बिजनेस कम्युनिटीज थे, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज थे, और ये इंडिया के अलावा बच्चे ओवरसीज भी ट्रेड किया करते थे। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये लोग क्या बेचते थे? ये मसाले बेचते थे, कपड़े बेचते थे। ठीक है, और रिटर्न में ये लोग क्या लेके आते थे? भैया गोल्ड हो गया आपका, आइवरी हो गया। तो अफ्रीका में, अफ्रीका आप देखोगे तो अफ्रीका का मिनरल वेल्थ बहुत इमेंस है, तो ये लोग वहां पे मसाले बेचते थे, कपड़े बेचते थे, और रिटर्न में इनको क्या मिलता था? रिटर्न में इनको मिलता था वहां से भाई आपका गोल्ड हो गया, आइवरी हो गया, ये प्रेशियस मेटल्स हो गए, राइट। अब अगर हम बात करें, मसाले हो गए, टिन हो गए, है ना, चाइनीज ब्लू पॉटरी हो गई। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से, सो ये कुछ मेजर चीजें बच्चे ये लोग इंपोर्ट किया करते थे। अगर हम बात करें भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे जो टाउन्स थे, जो शहर थे, देवर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, जूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। तो भारत के अगर वेस्टर्न घाट्स वाले साइड पर जाएंगे, भारत के वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देशों के व्यापारी आया करते थे, खासकर अरेबियन ट्रेडर्स, पर्शियन ट्रेडर्स, चाइनीज हो गए, या फिर जूइश हो गए, या फिर सीरिया के जो क्रिश्चियन ट्रेडर्स थे। तो ये लोग वो लोग थे बच्चे जो भारत आया करते थे, भारत के खासकर वेस्टर्न कोस्ट से काफी ज्यादा व्यापार करते थे। भारत के मसाले और भारत का कपड़ा, ठीक है, भारत का जो कपड़ा था, भारत के जो मसाले थे, जो सिल्क प्रोडक्ट्स थे, वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे। खासकर रेड सी के पास में जितने भी पोर्ट्स थे, जितने भी देश थे, ठीक है, वहां पर इन चीजों को कौन परचेज करता था? इटालियन ट्रेडर्स। कौन परचेज करता था? इटालियन ट्रेडर्स। एंड धीरे धीरे भाई ये यूरोपियन मार्केट्स में भी पहुंचने लगे। ठीक है, अब अगर आप बात करो भारत के जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, भारत की अगर हम बात करें, तो भारत के जो मसाले हैं वो वर्ल्ड फेमस है। यूरोपियन मार्केट में भारतीय कपड़े का डिमांड बहुत हाई था बच्चों। ठीक है, भारत में जो कपड़ा बुना जाता था, जो कपड़ा वीव किया जाता था, जो फैब्रिक बनाया जाता था, उसका यूरोपियन मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा था। इस वजह से भारत से अगर आप देखोगे तो जो मेजर एक्सपोर्ट की जाती थी चीजें, उसमें मसाले थे, और मसालों के साथ भाई कपड़े थे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, जो स्पाइसेस हैं वो ग्रो की जाती है अपनी ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, खासकर भारत के जो दक्षिणी हिस्से हैं वहां आप देखोगे कि बहुत सारे मसाले ग्रो किए जाते हैं, जैसे पेपर हो गया, सिनेमन हो गया, नटमेग हो गया। नटमेग जावित्री वो बोलते हैं, बिरयानी वगैरह में पड़ती है ना, जावित्री हो गया आपका। ड्राइड जिंजर, सौंठ होती है, सौंठ को ड्राइड जिंजर कहते हैं। तो ये कुछ मेजर मसाले थे जो भाई भारत से एक्सपोर्ट किए जाते थे, राइट।
ओके तो अगर आप कहोगे तो यूरोपियन कुकिंग के अंदर ना ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले मजेदार वाले मसाले बन गए, ठीक है। और साथ ही साथ जो कॉटन क्लोथ था बच्चे, इसने कहीं ना कहीं यूरोपियन ट्रेडर्स को भारत की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। फिर अगर आगे हम बात करें बच्चों यहां पे, सो क्राफ्ट पर्सन और बिदार आते हैं, ठीक है। अब बिदार के जो लोग हैं, जो खासकर क्राफ्ट पर्सन है, तो ये क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं? देखिए अलग अलग सामान बनाते हैं। मान लीजिए हो सकता है आपका सुनार हो गया, लोहार हो गया, बर्तन बनाने वाले हो गए, या फिर बास्केट्स बनाने वाले हो गए। तो कोई भी ऐसा सामान जो बना रहा है बच्चे, वो काउंट किया जाता है आपके क्राफ्ट पर्सन की कैटेगरी में। सो बिदार के लोग जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो माने जाते थे भैया कॉपर के सामान बनाने के लिए, ठीक है। कॉपर और सिल्वर का सामान बनाने के लिए, उसमें डिजाइन बनाने के लिए। इनफैक्ट उस पूरे काम को, उस पूरे आर्ट का नाम दिया गया बिदरी। क्या दिया गया भाई? बिदरी। बिदार से आया बिदरी। आप पांचाल कह लीजिए या विश्वकर्मा कम्युनिटी कह लीजिए, तो विश्वकर्मा में कौन आते थे? आपके जितने भी सुनार हो गए, है ना, ब्रॉन्ज के सामान बनाने वाले ब्रॉन्ज स्मिथ हो गए, लोहार हो गए ब्लैक स्मिथ यानी लोहे का सामान बनाने वाले, मेसन यानी मजदूर हो गए, कारपेंटर्स हो गए। तो देखिए भगवान विश्वकर्मा को आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड्स माना जाता है ना। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी पढ़िए तो जो भगवान विश्वकर्मा है उन्हें देवताओं का आर्किटेक्ट माना जाता है ना। तो जो विश्वकर्मा कम्युनिटी है, इसमें वो लोग थे जो अलग अलग तरीके के सामान बनाया करते थे। तो ये कम्युनिटी अपने आप में बहुत पॉपुलर हो गई। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। क्यों इंपॉर्टेंट लोग हैं बच्चे? क्योंकि ये भाई मंदिरों को बनाने में इन्वेस्टेड है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, इन्होंने भाई बहुत सारे महल बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, टैंक्स बनाने में, रिजर्वायर वगैरह बनाने में भी अपना काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। बिकॉज ये वो लोग हैं जिनके पास नॉलेज है सामान को कंस्ट्रक्ट करने की, बनाने की, है ना। अगर आपको याद हो वो फेमस कहानी, आई थिंक कौन सा असुर था जिसको मारने के लिए वज्र बनाया गया था इंद्र का, ना, दैट लॉर्ड इंद्रा का जो वेपन है। तो इसकी कहानी याद है तुमको? बहुत मजेदार कहानी है। तो एक कोई असुर का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, दैट डेमन्स नेम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ। ओके सो ये असुरा था, ठीक है। एंड होता क्या है कि बड़ा परेशान कर दिया। अच्छा, असुरों का काम यही था, उनकी जिंदगी में एक ही काम था, उठो, इधर उधर का कुछ खाओ आओ और परेशान करने चलो, है ना। तीसरी चीज स्वर्ग लोक पे चढ़ाई करो। ये मतलब कॉमनली दिखाया गया है, जैसे हम लोग देखते आए। तो इस आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द असुराज नेम की कौन असुर था ये, ठीक है। तो इसने बड़ा नाक में दम कर रखा था। अब दिक्कत ये कि इतनी सारे वरदान वरदान प्राप्त थे इनको कि मरेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन मांगा गया भाई, है ना। सारे मतलब जो हमारे त्रिदेव हैं उनसे बोला गया कि भैया सोल्यूशन बताइए आप लोग, है ना। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक बहुत बड़े ऋषि हैं, वो इतने मेडिटेट करते हैं कि उनका जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो पॉजिटिव ऑरा है, बहुत तगड़ा है। अगर उनकी हड्डियों से आप एक वेपन बना लें तो उससे इस असुर को माना जा सकता है, ठीक है। वज्र इज लाइक अ वेपन। ओके तो उनका नाम था ऋषि दधीची। तो दधीची से रिक्वेस्ट, अब दधीची कहते हैं बहुत ही दयालु टाइप के इंसान थे। तो भगवान इंद्र गए, बाकी सारे देवता गए, अब उनसे कहा दधीची जी ऐसी बात है और आपकी ना हड्डियां चाहिए हमको। अब दिक्कत यह है कि किसी से तुम उसकी हड्डियां मांगो, एक लाइव इंसान से, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आप तो सीधे सीधे कह रहे हो कि भैया आप मर जाइए, हड्डियां हमको दे दीजिए। लेकिन अब दधीची जी थे बड़े परोपकारी आदमी, उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर मानवता का कल्याण हो सकता है, इफ समथिंग गुड कैन बी डन, तो कोई बात नहीं, मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं। तो उन्होंने जो था सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ को, और उनकी जो हड्डियां मिली उनसे भगवान विश्वकर्मा ने जो था, जो आर्किटेक्ट माने जाते हैं, एक वज्र तैयार किया, एक वेपन तैयार किया। फिर लॉर्ड इंद्रा की लड़ाई हुई, उसके बाद वो जीत गए, उन्होंने उस वेपन से उसको मार दिया, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी थी भाई वज्र की। इंद्र की वज्र को बहुत पावरफुल मानते हैं हिंदू माइथोलॉजी में। तो भाई विश्वकर्मा कम्युनिटी भी वैसे ही पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? इन्होंने वज्र नहीं बनाया होगा, लेकिन बहुत सारे सुंदर मंदिर बनाए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, साथ ही साथ बच्चों महल बनाए हैं, राजमहल जहां राजा रहा करते थे। इस वजह से बच्चे ये जो कम्युनिटी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत सारी बातें हो रही है ना आज आपसे। अच्छा, बहुत सारे कपड़ा बुनने वाले लोग थे, ठीक है, वीवर्स थे इनका, जैसे सलियार कम्युनिटी हो गई, कायकोलर हो गई। तो बच्चे ये भी काफी ज्यादा अमीर होने लगे, ठीक है, इनके पास अच्छा खासा काम था आप कह सकते हैं। तो ये भी काफी सारे डोनेशन किया करते थे मंदिरों को, राइट। सो एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, डाइंग हो गया, ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड आर्ट्स बन गए। अब देखिए किसी भी कपड़े को बनाने से पहले जरूरी है कि उसके फाइबर को प्रोक्योर किया जाए, साथ ही साथ फाइबर को लाने के बाद जो है उसमें सफाई की जाए, सफाई करने के बाद जो है उसको प्रॉपरली धागा बनाया जाए, धागे के बाद कपड़ा बनेगा ना। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अब कहीं ना कहीं लोगों ने इसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर लिया, है ना, और ये प्रोसेस अपने आप में डिवाइड हो गए, यानी कपड़ा बुन कोई और रहा है, उसका सफाई कोई और कर रहा है, धागा कोई और बना रहा है। तो अपने आप में एक स्पेशलाइज स्टाइल्स बन गए, स्पेशलाइज क्राफ्ट्स बन गए, राइट, इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। चलिए आगे मैं बात करूं, हम लोग बात करेंगे हम्पी की। हम्पी एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है,
है ना, पुराने जमाने का एक टेम्पल टाउन है। हालांकि हम लोग बहुत सारे शहरों की यहाँ बात करने वाले हैं, बात करेंगे हम्पी की, हम बात करेंगे मसूलीपट्टनम की, हम बात करेंगे यहाँ पे सूरत की। ठीक है, तो क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है? सूरत बहुत खूबसूरत है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं खूबसूरत नजारे के साथ जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, और इसके बाद आगे चलेंगे लेक्चर में। ठीक है, यानी हमारे डिस्कशन में। अच्छा तो भैया बात ऐसी है कि जो हम्पी है आपका, ये कहाँ लोकेटेड है? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बेसिन पे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अगर विजयनगर एम्पायर की बात करें तो उसका एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था आपका हम्पी। ठीक है, तो पहली बात कहां पे सिचुएटेड है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के संगम पे, आप कह सकते हैं कॉन्फ्लुएंसेस पे, या फिर जो बेसिन ये फॉर्म करते हैं, जो एरिया ये फॉर्म करते हैं, वहां पे आपका हम्पी है। और विजयनगर एम्पायर का एक बहुत बड़ा सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था। फिर अगर हम बात करें हम्पी का फाउंडेशन किया गया 1336 में। इनफैक्ट अगर आप बात करें तो बच्चे हम्पी के जब रिमेन्स मिले, है ना, जब र्यून्स मिले, तो ये बहुत अच्छी तरीके से एक बात को दर्शाते हैं कि जब हम्पी बनाया गया होगा तो इसको बड़ा थॉटफुली डिजाइन किया था। इट्स अ फोर्टिफाइड सिटी। फोर्टिफाइड मतलब इसके आसपास किलाबंदी थी, किले वगैरह बनाए गए थे, कि दीवारें प्रॉपरली डिजाइन थी। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे मोरंग और सीमेंट का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, जनरली अगर कभी आप दीवारों की जुड़ाई की बात करें, दीवारों को जोड़ने की बात करें, तो मोरंग और सीमेंट का यूज किया जाता है। लेकिन यहां पे स्पेशलिटी है कि मोरंग और सीमेंट का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है इसको बनाने में, यानी दीवारों को बनाने में। इनफैक्ट इंटरलॉकिंग टेक्निक बनाई गई है। अब मान लीजिए एक ये पत्थर है, अब मैंने यहां पे एक स्पेस छोड़ दिया, दूसरा पत्थर मैंने यहीं पे अटैच किया, तीसरा यहां पे अटैच किया, चौथा यहां पे अटैच किया, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरलॉकिंग। एक में एक फंसा करके मैंने यहां पे दीवारें बनाई है। यहां पे मोरंग सीमेंट का यूज नहीं किया गया, बट एक में एक फंसा करके, इंटरलॉक करके यहां पे दीवारें बनाई गई और मजबूत दीवारें। राइट, फिर अगर आप देखोगे बच्चे, जो आर्किटेक्चर है हम्पी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में काफी डिस्टिंक्ट है, काफी अलग है। अगर आप देखोगे जो मेन रॉयल कॉम्प्लेक्स है, यानी जहां पे राजा वगैरह आते हैं, तो वहां के बिल्डिंग्स में बड़ी खूबसूरत आर्च बनाई गई। आर्च क्या होती है? कुछ ऐसी दिखती है, राइट? इस तरीके के आर्चेस बनाए गए, है ना, डोम्स बनाए गए, गुंबद बनाए गए, पिलर बनाए गए बच्चों, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों, और हर एक में स्पेस क्रिएट किया गया है जहां पे मूर्तियों को रखा जा सके, स्कल्पचर्स को रखा जा सके। तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है उस टाइम के इंजीनियरिंग मार्वल का। राइट, साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स हैं, यानी अगर आप बात देखोगे तो बहुत सारे खूबसूरत गार्डन्स हैं, उन गार्डन्स में फल फूल लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे गार्डन्स हैं जहां पे खूबसूरत मूर्तियां लगी हुई हैं, लोटस हैं, है ना, ऐसे पॉन्ड्स बना रखे हैं। तो 15वीं-16वीं शताब्दी में हम्पी अगर आप बात करें, एक बहुत ही फेमस एरिया हुआ करता था, बहुत फेमस शहर हुआ करता था, जहां बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, जहां पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। तो हम्पी यूज्ड टू बी अ बस्लिंग एरिया, है ना, यहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करती थी। कब बच्चों? बैक इन 15-16 सेंचुरीज। ठीक है, चलिए आगे बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मजा नहीं लाइफ आ रहा है यार? अभी तक कहानी सुन रहे हो? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हाँ, पता चला बच्चा वहां गया कढ़ाई पनीर खाने के। सर एक कहानी सुनाते रहो तुम सर, कोई टेंशन नहीं सर, हम कढ़ाई पनीर खा के आते हैं, मम्मी ने बनाया लच्छे पराठे के साथ। सर आपको खानी तो बता दो, वैसे हम खिलाएंगे थोड़ी आपको, है ना। खिलाओगे नहीं ना तुम मेरे को कढ़ाई पनीर, शाही पनीर? खिला दो यार, क्या जा रहा है भैया? शेयरिंग इज केयरिंग। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मॉरल साइंस में? ठीक है, अभी कहेंगे सर मॉरल साइंस ही नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते ही नहीं है सब, हम लोग पढ़ते हैं मैथ साइंस, हम लोग मॉरल साइंस क्या होता है हमको पता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। कढ़ाई पनीर, शाही पनीर तुम खिला सकते हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, अगर शेयर कर लो। थोड़ा क्या ही चला जाएगा तुम्हारा, है ना। चलो अच्छा ऐसा है, ठीक है, पानी वानी पियो यार, कुछ खाओ बढ़िया, है ना। कहानी लंबी है, देखो कहानी मैंने कहा ना लंबी है। अब कहानी के बीच में सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, चलो थोड़ा रुक के पूछूंगा। एकदम से पूछूंगा तो कहो सर बहुत क्वेश्चन पूछते हो, है ना। चलो अब अगर हम बात करें मुस्लिम व्यापारियों की, यानी मुस्लिम मर्चेंट्स की, है ना, तो जैसे चेतीस हो गए, है ना, या फिर यूरोपियन ट्रेडर्स के एजेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल पोर्तुगीज हो गए आपके, ठीक है। तो ये हम्पी के बाजारों में डमटी डमटी बन के आया करते थे, ठीक है। कहने का मतलब है बहुत सारे मुस्लिम मर्चेंट्स आते थे, साथ ही साथ बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे, पुर्तगाली लोग थे, तो ये हम्पी के बाजार में डंपी डंपी बन के आते थे भैया, एकदम मस्त ट्रेडिंग वेडिंग करने आया करते थे। फिर अगर आप देखेंगे बच्चे, जो टेम्पल्स हैं ये बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज का सेंटर है। जैसे देवदासियां हो गई, देवदासी कौन है? जो मंदिरों के अंदर डांस करती हैं भगवान के रिस्पेक्ट में, राइट। साथ ही साथ करें बच्चे, दे परफॉर्म बिफोर द डीटी, रॉयल्टी एंड द मासेस। अगर हम बात करें, आप देखोगे पुराने जमाने में आपने देखा होगा कई बार ऐसे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं ना बच्चों, जो भगवान की पूजा अर्चना में डांस कर रही होती हैं, भगवान के रिस्पेक्ट में डांस कर रही होती हैं, या फिर राजा जी भी बैठ के उनका नृत्य देखते हैं, कई बार डांस देखते हैं ना। ऐसा नहीं कि न प्लेजर के लिए देख रहे, नहीं भाई,
राजा आए हैं, मंदिर में पूजन हो रहा है ना, भगवान की रिस्पेक्ट में ये लोग डांस कर रहे हैं। सो दे आर द देवदासीज। या फिर आप कह लें बच्चों की विरूपक्ष। विरूपक्ष क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हुआ करते थे। तो मंदिर एक तरीके से बच्चे कल्चरल फेस्टिविटीज का एक बहुत मेजर सेंटर था, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ अगर आप बात करें महानवमी के फेस्टिवल की, महानवमी को आप नवरात्रे कहते हैं साउथ में, ठीक है। नवरात्रे होते हैं बच्चे, जो दो तरीके के नवरात्रे होते हैं, कभी होली के आसपास होता है और एक अक्टूबर वाला नवरात्रे होता है, 9 दिन का होता है ना। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर हम लोग मानते हैं, हिंदू रिलीजन में हम लोग मानते हैं कि भैया 9 दिन जो है दुर्गा माता के अलग अलग 9 रूप होते हैं, 9 अवतार होते हैं, उनको पूजा जाता है, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, लोग फास्टिंग करते हैं, है ना, अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, अपने माइंड को डिटॉक्स करते हैं, अपने थॉट्स को बेहतर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर हम बात करें जो महानवमी का फेस्टिवल है, जिसको आप नवरात्रि भी कहते हैं साउथ के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चे, सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि हम्पी पे सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक है। चलिए अगर अब आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट को महानवमी का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला है। प्लेटफॉर्म मतलब एक स्टेज टाइप का मिला है, जहां पे जो राजा थे वो गेस्ट को बुलाते थे, उनका सम्मान करते थे, है ना। साथ ही साथ बहुत सारे जो आस पड़ोस के छोटे छोटे चीफ्स थे वो राजा को आके बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करते थे, बहुत सारी चीजें चढ़ाया करते थे, तो राजा उसको एक्सेप्ट करते थे। तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। तो राजा स्टेज पे खड़ा होगा कि नहीं भैया, राजा है वो, नॉर्मल जगह खड़ा होगा तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। राजा खड़ा होता था स्टेज पे, नमस्कार, आई लाई गिफ्ट्स लाई, रखिए, अरे बहुत बढ़िया, अरे लाई, अरे तकलीफ क्या की, अरे कोई बात नहीं, ले आए तो रख ही दीजिए यहाँ पे, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे इवेंट्स हुआ करते थे उस टाइम पे, है ना बच्चों। चलिए तो भैया जो हमारे राजा थे ये भी डांस वांस देख लिया करते थे, म्यूजिक परफॉर्मेंस देख लिया करते थे, साथ ही साथ रेसलिंग का मुकाबला होता था, ठीक है, रेसलिंग का मुकाबला होता था। तो राजा यहाँ अरे छोटा भीम में देखा होगा, अरे छोटा भीम उससे बेस्ट एग्जांपल हो ही नहीं सकता। वो छोटा भीम में देखा है कि राजा बैठे आते हैं वही जो किसी काम के नहीं, वो इंदुमती के पापा, है ना, उनसे कुछ काम वाम तो होता नहीं। ढोलकपुर में कोई दिक्कत होती है, हर चीज भीम, सिंपल सी बात है ना। उनकी टायर पंचर हो गया, भीम, साइकिल की हवा निकाल गया कोई, भीम, हर चीज में भीम, बस खत्म, है ना। वो राजा बैठते ना इंदुमती के पापा, कोई काम धाम नहीं उनके पास, ठीक है। ढोलकपुर में कोई भी समस्या होती, भीम और उसके दोस्तों को बुलाओ, ठीक है भैया, आ गए भीम और उसके दोस्त, छुटकी, राजू, है ना, और वो कौन कौन है, कालिया, उसके साथ साथ डोलू मोलू। तो ऐसे बहुत सारे उसके दोस्त आते हैं और लास्ट में भीम लड्डू खा के सबको मार के भगा देता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ढोलकपुर खुश हो जाता है। लेकिन उनके यहाँ ना बहुत सारे वो होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपने देखा है उसमें कीचक है ना, कीचक को जानते हो, कीचक और कालिया का कंपटीशन चलता है हमेशा, और कीचक और भीम का कंपटीशन होता है जिसमें हमेशा भीम जीतता है ना। तो सबको पता है यार जीतना तो एंड ऑफ द डे भीम को ही है। तो कीचक इतना प्रिपरेशन करता है, इतना पार्टिसिपेशन करता है, लेकिन हार जाता है बेचारा, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना इंदुमती के पापा जो है वहां बैठ करके मस्त एकदम कॉम्पिटिशन देखते हैं, डांस वांस देखते हैं, रेसलिंग देखते हैं। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी क्या होता था, राजा भैया बैठे आता था, जाकर खाया पिया करता था, एंजॉय करता था, उसका अलग ही एंटरटेनमेंट चल रहा है, ठीक है। उस टाइम नेटफ्लिक्स तो था नहीं राजा के पास, क्या करता बेचारा, यही देखता था, ठीक है। चले तो हम्पी, हालांकि बच्चे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जब विजयनगर एम्पायर हारा 1565 में, ठीक है, बाय द डेक्कन सुल्तान्स, ठीक है। तो डेक्कन के अंदर बच्चे जो सुल्तान्स थे, ठीक है, खासकर गोलकोंडा के, बीजापुर के, अहमदनगर, बेरार के जो रूलर्स थे, ठीक है, ये बच्चे वो लोग थे जो जनरली इंडिपेंडेंट रूल करते थे, मुस्लिम रूलर्स थे, मुगल एम्पायर के सबऑर्डिनेट्स आप कह लीजिए। तो इनसे जब विजयनगर एम्पायर हारा, तब कहीं ना कहीं जो हम्पी है ये बिल्कुल बर्बाद होना शुरू हो गया। इसका रीजन है बच्चे जो हमारे सो कॉल्ड रूलर्स थे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऐसा कोई टाउन फ्लरिश करे, ठीक है। तो जिसके चलते आप कह सकते हो पॉलिटिकल एनिमिटी के चलते जो है हम्पी ने एक भारी नुकसान उठाया। एक बहुत खूबसूरत टाउन धीरे धीरे करके एकदम बेकार होता चला गया, है ना। चलिए अब यहीं से शुरुआत होती है हमारे सूरत की। क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, और सूरत बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल सही बात है भाई। सूरत पड़ता है भैया गुजरात में। कहां पड़ता है सूरत? गुजरात में, ठीक है। और इसी के साथ भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, बढ़िया बताऊंगा, मजेदार बताऊंगा, मजा आएगा, पता चलेगा भैया आपको सूरत क्या है, सूरत में क्या हुआ, कहां से व्यापार चालू हुआ। सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बताइए भैया, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हाँ तो सुन लो भाई, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, सुन लो। चलिए आगे बात करते हैं। सूरत से मुझे कुछ याद आ गया, है ना। देखिए सूरत जो है भैया पड़ता है आपका गुजरात में। इसको माना जाता है कि यहां पे जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड थी, है ना, वो बड़ी तगड़ी हुआ करती थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो मुगल पीरियड के टाइम पे, ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। खासकर अगर हम बात करें जो खाम्बट का गल्फ है, जो खाम्बट का एरिया, जो सी वाला एरिया है, वहां से बहुत सारी ओवरसीज ट्रेड हुआ करती थी, ठीक है। कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे जो आपका अहमदाबाद सूरत है,
ये एक तरीके से वेस्टर्न, जितना भी वेस्ट एशिया है, ठीक है, जितना भी आपका वेस्ट एशिया है उसके साथ व्यापार करने का एक मेजर दरवाजा बन गया, एक मेजर गेटवे बन गया, ठीक है, थ्रू द गल्फ ऑफ ऑर्मुज। नाउ जिसको आप गेटवे टू मक्का भी कहते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पिलग्रिम्स थे जो इस गल्फ ऑफ ऑर्मुज से पार करके यानी शिप वगैरह पे बैठ के मक्का मदीना जाया करते थे। मक्का मदीना एक तरीके से होली प्लेस है मुस्लिम्स के लिए इस्लाम के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस गल्फ को पार करके, इस खाड़ी को पार करके, समुद्र को पार करके मक्का की तरफ जाया करते थे, ठीक है, तो उसको कई बार हम गेट टू मक्का भी बोलते हैं ना। अब ये जो सूरत है, सूरत बच्चे कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर एक के साथ एडजस्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। चले, तो यहां पे जो हर तरीके के कास्ट, हर तरीके के धर्म जाति के लोग रहा करते थे, तो एक कॉस्मोपॉलिटन एरिया था। 17वीं शताब्दी में आप देखेंगे जो पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश आए, इन्होंने यहां पे आकर के बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट की, अपने वेयर हाउसेस बना लिए सूरत में। वेयर हाउसेस क्या होता है? एक बड़ा स्टोरेज रूम जहां पे जो कंपनियां होती हैं अपना जितना भी स्टॉक होता है वो स्टोर करती है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज वेयर हाउस, राइट बच्चों। तो बहुत सारे ऐसे यूरोपियन पावर्स थे जिन्होंने यहां पे आके अपने वेयर हाउसेस सेटल करना स्टार्ट कर दिए। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी, चलिए अब एक इंग्लिश क्रॉनिकल के हिसाब से बात करेंगे, इंग्लिश किताब के हिसाब से बात करें, ओविंगटन के हिसाब से, ठीक है, जिन्होंने एक 1689 के बारे में, 1689 के अंदर सूरत के बारे में कुछ लिखी थी, कुछ बातें लिखी थी। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो सूरत का पोर्ट था। पोर्ट क्या होता है? जहां पे शिपें आती हैं, शिपों में सामान लोड होता है और वहां से कहीं आगे जाता है, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज इनमें लिखा गया है कि भैया करीब हंड्रेड्स ऑफ शिप्स अलग अलग कंट्रीज की जो है यहाँ पे सूरत से पास किया करती थी। सूरत पे हमेशा पार्क हो, एंकर्ड, जैसे आप गाड़ी को पार्किंग में पार्क करते हो ना, वैसे शिप को एंकर किया जाता है, ठीक है, एंकर डाल करके फंसा के शिप को पानी में रोक के रखा जाता है। तो भाई जो सूरत का पोर्ट था, यहाँ पे आपको हजारों की संख्या में जो है बहुत सारे अलग अलग देशों की शिपें यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। फिर साथ ही साथ अगर आप बात करो, बहुत सारे यहाँ पे रिटेल और होलसेल दुकानें थी जो अलग अलग कॉटन का कपड़ा बेचा करती थी, ठीक है। तो सूरत जाना जाता था अपने टेक्सटाइल ट्रेड के लिए। अब जो टेक्सटाइल थे सूरत का, जो कपड़ा था बच्चे, बहुत फेमस था। खासकर अगर आप देखोगे यहाँ पे जरी का काम होता है। जरी का भी देखिएगा, अपनी मम्मी वगैरह के पास साड़ी होगी और साड़ी के ना जो किनारा होता है, इसको आप बॉर्डर कहते हैं, वो गोल्डन कलर का होता था, है ना। तो जरी का काम होता है ना, जिन साड़ियों पे साड़ियां महंगी मिलती हैं, तो जो गोल्डन लेस का काम होता था ना, ये बड़ा फेमस था यहाँ पे, राइट। और खासकर अगर बात करें वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका और यूरोप की मार्केट्स के अंदर, तो इस जरी का जो काम है बड़ा सराहा जाता था, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था, ठीक है। तो जरी के जो साड़ियां थी, जरी का जो कपड़ा था, बड़ा फेमस था। अब रूलर्स ने यहाँ पे क्या किया था कि बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बना दिए थे ताकि जितने भी लोग आए यहाँ पे वो आराम से आके रुके, उनको कोई टेंशन ना हो, ठीक है। तो भैया शहर के बारे में दिखाना पड़ता है ना, शहर हमारा एकदम एक नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं व्यापार करने, ट्रेड करने, उनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए गए थे, ठीक है, बहुत सारे पार्क्स को बिल्ड किया गया था, यहाँ पार्क बनाए गए थे। कथियावड़ सेठ की बात करिए, महाजनों की बात करिए, महाजन वो होते हैं जो मनी चेंज करते हैं, करेंसी चेंजर्स हो गए, ठीक है। तो इनके पास बहुत अपने लोकल बैंक्स बनाए थे इन्होंने सूरत में। इनका काम था व्यापार को फाइनेंस करना, व्यापार को पैसे देना, कैपिटल इन्वेस्टिंग करना, ठीक है। अब सूरत के हुंडीज की बात करिए तो बच्चे इनको काफी ज्यादा आप कह सकते हैं, मतलब अच्छा खासा रेपुटेशन मिला था बाहर की मार्केट्स में। खासकर जैसे इजिप्ट की कैरो की मार्केट हो गई, है ना, इराक की मार्केट हो गई, आपकी बसरा की बात कर ले अगर हम, बेल्जियम में एंटवर्प हो गया। तो यहाँ के सूरत के जो व्यापारी थे, इनके जो प्रोडक्ट्स थे, तो इनका अच्छा खासा रेपुटेशन था इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी। फिर अगर हम बात करें धीरे धीरे, लेकिन सूरत जो था 17वीं सेंचुरी में डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया। उसका एक रीजन है, बताता हूं आपको। 17वीं सेंचुरी मान लीजिए 1600 से लेकर 1700 का समय। 17वीं सेंचुरी वो समय है जब ऑलरेडी यहां पे यूरोपियन पावर्स आने स्टार्ट हो गए थे। अब अगर आप भारत की पॉलिटिक्स को समझिए, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो सकता है, हालांकि तुम लोग मजेदार बच्चे हो तो तुम्हारे लिए क्या ही हाई लेवल है ना, सब नॉर्मल लेवल कॉन्सेप्ट है। भारत के अगर आप राजनीति को समझे, यहाँ पे पॉलिटिक्स को समझिए, 17वीं शताब्दी यानी 17वीं सेंचुरी एक ऐसा समय है जहां मुगल एम्पायर टूटना स्टार्ट हो चुका है। मुगल एम्पायर टूटना स्टार्ट हो चुका है, हालांकि अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि जो अभी 1707 के बाद तो मुगल्स बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेकार ही हो गए। लेकिन धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर का जो सुप्रीमेसी है ना, वो कम होना स्टार्ट हुआ है। उसका रीजन, उसका कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। अभी डेक्कन के अंदर ना बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए, बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए। साथ ही साथ आप देखोगे मराठास भी धीरे धीरे पावर गेन करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स लेट 17वीं सेंचुरी, उसके बाद में, ठीक है। 18वीं शताब्दी ज्यादा बेटर है कहने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा निजाम्स हो गए, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स जो क्रिएट हो रहे हैं भारत के इस एरिया में। अभी क्या है कि यूरोपियन पावर्स भी आ गए,
तो यहाँ पे टसल है बंगाल वाले क्षेत्र के अंदर। बंगाल बहुत फेमस था अपनी ट्रेड के लिए। सूरत की बात कर लीजिए, सूरत बड़ा फेमस था अपनी ट्रेड के लिए। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि इतना सारा कंपटीशन है, तो धीरे धीरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करने के बाद हर एक कोई अधिकार छीनना चाहता है, ठीक है। अब धीरे धीरे जिसकी पावर बढ़ेगी वो हमेशा चाहेगा कि ऐसे एरिया को चूज किया जाए जहां से उसको सब चीजें मैनेज करना आसान हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो फाइनेंस के लिए पैसा हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, है ना, किसी भी तरीके का मैनेजमेंट हो। अगर एक ही जगह से हो जाए तो उसका बहुत सारा टाइम और पैसा सेव हो चुका है और हो सकता है, राइट। और धीरे धीरे आप देखोगे कि यही होता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर आती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत सारे कारण थे। अगर आपसे पूछे कि सूरत पोर्ट के डिक्लाइन होने के कारण क्या थे, तो उसके बहुत सारे कारण थे। देखिए नंबर 1 क्या था, लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी। इसके पीछे का रीजन था द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मैंने क्या बताया आपको भाई, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर धीरे धीरे टूटना शुरू हो चुका था, जिसके चलते पहले जो मार्केट्स काफी यूनाइटेड थे, काफी स्ट्रांग थे, ठीक है, वहां पे व्यापार अच्छी तरीके से हो रहा था, वो व्यापार पूरा का पूरा इफेक्ट हुआ है। अब अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे सी रूट्स थे जो अभी पुर्तगाली यानी पोर्तुगीज जो थे वो यहां पे कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ कंपटीशन मिल रहा था इसको बॉम्बे से, बॉम्बे यानी मुंबई से, जहां पे आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिए थे 1668 में। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि ये कुछ मेजर रीजंस। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई सूरत का जो पोर्ट था वो डिक्लाइन क्यों करने लगा, खराब क्यों होने लगा, तो उसके पीछे क्या रीजन आप बताएंगे, मल्टीपल रीजन से। पहला रीजन है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी और मार्केट का जो था वो काफी इंपैक्ट पड़ा। साथ ही साथ बहुत सारे समुद्र के रूट्स को पुर्तगालियों ने जो था पोर्तुगीज ने कैप्चर कर लिया था। फिर अगर आप देखोगे कि हमको यहाँ पे बॉम्बे से कॉम्पिटिशन मिल रहा था, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्या स्टैब्लिश कर लिया था, हेडक्वार्टर स्टैब्लिश कर लिया था 1668 में। तो ये 3 बड़े रीजन आप दे सकते हैं इस आंसर के अंदर जब आपसे सवाल पूछेगा व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ सूरत पोर्ट, ठीक है। चले अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कहानी में बच्चों। अगर मैं बात करूं यहां पे मसूलीपट्टनम की, है ना, मसूलीपट्टनम के बाद एक टॉपिक और है, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। देखिए जो मसूलीपट्टनम का शहर, इसको कई बार मछलीपट्टनम भी कहते हैं, यानी फिश पोर्ट टाउन, ठीक है, यहां पे मछलियां पकड़ी जाती हूं। ये लाई करता है आपका कृष्णा रिवर का डेल्टा पे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं 17वीं शताब्दी में एक केंद्र बन गया, एक सेंटर बन गया बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी का। अब कैसे बना देखते हैं। देखिए जो डच और आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने का ट्राई किया, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्ट बन गया था भारत के आंध्रा वाले रीजन में। आंध्रा यानी कि भारत के ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। मसूलीपट्टनम की अगर हम बात करें तो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट बन के उभरा था। इसीलिए जो आपकी बाकी जो हमारी कंपनियां थी, चाहे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इन सब ने ट्राई किया कि इस पोर्ट के ऊपर अपना अधिकार जमाएं। तो अगर इनका अधिकार हो जाएगा तो इनको व्यापार करना यहां से काफी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ूं बच्चों, तो जो मसूलीपट्टनम में किला बनाया गया, वो किला किसने बनाया, वो बनाया डच ने। अब किला अपने आप में पावर को सिंबलाइज करता है। किले के अंदर आपके पास आर्मी है, रहने के लिए जगह है, और आपकी पावर को सिंबलाइज करता है एक किला यानी कि एक फोर्ट, ठीक है। अच्छा उस जमाने में वहां पे रूल करती थी आपकी कुतुब शाही डायनेस्टी, ठीक है। कुतुब शाही डायनेस्टी कहां की, गोलकोंडा की। तो उन्होंने क्या किया कि भैया व्यापार के ऊपर या फिर सेल ऑफ टेक्सटाइल्स या स्पाइसेस या ऐसे आइटम्स जो थे जिनका व्यापार बहुत ज्यादा किया जाता था, इनके ऊपर मोनोपोली लगा दी। मोनोपोली का मतलब कि सिर्फ यही डायनेस्टी के लोग जो है इसमें ट्रेड कर पाएंगे, इनके किंगडम के जो लोग हैं, इनके किंगडम के व्यापारी जो हैं वो इसमें ट्रेड कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इन्होंने इसलिए ऐसा किया ताकि जो व्यापार के अधिकार हैं कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनियों के पास ना चले जाएं, ठीक है। तो जो गोलकुंडा की कुतुब शाही डायनेस्टी थी उसको इस बात का बहुत ज्यादा डर था कि कहीं जो पूरे अधिकार हैं व्यापार करने के, पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, इन ईस्ट इंडिया कंपनीज के हाथ में ना चले जाएं। इसलिए इन्होंने क्या किया भाई, ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। मोनोपोली का मतलब होता है एक छत्र राज, यानी कहने का मतलब है कि मान लो मैं एक बेंच के ऊपर बैठ गया, मैंने कहा मेरे बगल में कोई बैठेगा नहीं, ये पूरी की पूरी बेंच मेरी है, अगर कोई आया तो भगा दूंगा। तो वो कहते हैं मोनोपोलाइज करना चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम देखेंगे जो अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज हमारे, उनके बीच एक खतरनाक कंपटीशन छिड़ गया। चाहे वो गोलकोंडा के लोग हों, चाहे वो पर्शिया के मर्चेंट्स हों, चाहे वो तेलुगु कोमाती चेतीज हों, या फिर यूरोपियन ट्रेडर्स हों, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बच्चे तो इनके बीच में एक अलग लेवल का व्यापारिक कंपटीशन था, अलग लेवल का ट्रेड कंपटीशन था। और इस कंपटीशन से जितने भी इस व्यापार में इन्वॉल्व लोग थे उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हुआ, और शहर का जो धन दौलत था, शहर का प्रॉस्पेरिटी था, वो भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें बच्चे, जो मुगल्स थे उन्होंने अपने पावर एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था गोलकोंडा वाले रीजन में,
ठीक है। तो इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? इनका गवर्नर मीर जुमला, ठीक है, जिसको जो एक व्यापारी भी था। अब इसने क्या किया, इसने एक बड़ा रोल प्ले करना स्टार्ट किया डच और इंग्लिश को आपस में लड़वाने में। खतरनाक आदमी यार, ठीक है। तो मुगल्स ने पहली बात तो गोलकोंडा में जो है कब्जे करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? मीर जुमला। अब मीर जुमला जो था खुद एक व्यापारी था। इसने क्या किया, प्लान आउट करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से डच और ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में भिड़वा के इनको एलिमिनेट कर दिया है, कंपटीशन से खत्म कर दिया जाए। लेकिन डच छोड़ो यार, इंग्लिश बहुत चाहते थे तुम्हारे। 1668, 1686 और 87 में जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे, इन्होंने गोलकोंडा को मुगल एम्पायर में मिला लिया, मुगल एम्पायर में एनेक्स कर लिया। अब इसके चलते क्या हुआ, जो भैया यूरोपियन कंपनीज थे, अब उनको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये किसके पास चला गया? ये चला गया औरंगजेब के पास, यानी मुगल एम्पायर के पास। अब इस पर अधिकार कौन करेगा? मुगल एम्पायर। यानी जहां पे जितने भी रिसोर्स हैं या जितने भी मार्केट है, उसके ऊपर किसका कब्जा हो गया भाई? मुगल एम्पायर का। अब यहां पे व्यापार करना मतलब मुगल एम्पायर से अब सीधा सीधा लड़ाई बोल लेना, सीधा सीधा, है ना। और औरंगजेब बच्चे अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल रूलर था, तो उससे डायरेक्ट जाके भिड़ना तो अपने आप में बेवकूफी है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनीज था, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऑल्टरनेटिव फाइंड किया जाए, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों। अ पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कि इट वॉज नॉट इनफ कि अगर एक पोर्ट का कनेक्शन हो प्रोडक्शन सेंचुरी से, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इनका कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जनरली होता क्या था कि प्रोडक्शन जो है कंट्री में कहीं और होता था, और उस सामान को लेकर के पोर्ट पे आया जाता था और वहां से बेचा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था अगर सब कुछ एक ही जगह हो, कि रॉ मटेरियल भी एक जगह से आ रहा है, पोर्ट भी वहीं अवेलेबल है, तो काफी सारा टाइम बचेगा पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो जो नए आपकी कंपनी के ट्रेड सेंटर्स हैं, यहां पे पॉलिटिकल चीजें भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और कमर्शियल रोल्स भी होने चाहिए। यानी सिंपल सी बात है कि जो भी मेंटेन करना है, जो भी पॉलिटिक्स मेंटेन करनी है, वो भी यहीं से चले, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहीं से चले, सारा कामकाज यहीं से चले, और जो भी व्यापार करना है वो भी एक ही जगह से हो। तो इस प्रकार का एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, जैसे कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, है ना, कंपनी के जो व्यापारी हैं, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज के व्यापारी हैं, जैसे जैसे लोग बॉम्बे और कलकत्ता जाने लगे बच्चों, और मद्रास जाने लगे, तो मसूलीपट्टनम का जो इंपॉर्टेंस था वो अपने आप कम हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो मसूलीपट्टनम का जो रिचनेस था, मसूलीपट्टनम का जो आप कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी है, वो इस वजह से था क्योंकि वहां व्यापार था, वहां पे व्यापार होता था। लेकिन जब से जब 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 इस पूरे एरिया को भाई मुगल्स ने कैप्चर कर लिया, तो जितने भी ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो कहीं और जाना स्टार्ट कर दिए, बिकॉज उनको चाहिए ऑल्टरनेटिव। तो ये लोग जाना स्टार्ट कर दिया भाई कलकत्ता और आपके बॉम्बे वाले साइड पे। अब जितने भी लोग हैं जिनके वजह से पैसा आ रहा है मसूलीपट्टनम में, जब वही लोग यहां से निकल के चले जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा? पैसा तो आएगा नहीं। तो एज ए रिजल्ट मसूलीपट्टनम का जो इंपॉर्टेंस था वो बिल्कुल डिक्लाइन कर गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप देखोगे कि 16-17 सेंचुरीज के अंदर बहुत सारे ऐसे यूरोपियन देश थे जो अभी मसालों और कपड़ों की खोज कर रहे थे, क्योंकि भैया यूरोप और वेस्ट एशिया के मार्केट में भारतीय स्पाइसेस और कपड़े का यानी टेक्सटाइल्स का डिमांड बहुत हेवी था भाई, हेवी डिमांड था, समझ रहे हो, एकदम टॉप नॉच वाला हेवी वाला डिमांड था। अब अगर आप देखोगे जो आपके इंग्लिश हैं, डच हैं या फ्रेंच हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनीज का मतलब है कि भैया ईस्टर्न साइड में ट्रेड कर रहे हैं लोग, और ये कंपनियां इसलिए बनाई गई थी ताकि भैया जितना भी ईस्टर्न पार्ट है, खासकर भारत और आसपास का एरिया, वहां पे अच्छा व्यापार किया जा सके, वहां पे अच्छा ट्रेड किया जा सके, ठीक है। फिर आप देखोगे स्टार्टिंग में हमारे कुछ महान ट्रेडर्स हुए हैं भैया, जैसे फॉर एग्जांपल मुल्ला अब्दुल गफूर, ठीक है, विरजी वोरा, ठीक है, जिन्होंने काफी लार्ज नंबर ऑफ शिप्स थे इनके पास। अब जब हुआ क्या है कि एकदम से कॉम्पिटिशन, देखो पहले भारतीय मार्केट में कोई यूरोपियन कंपटीशन नहीं है 14-15 सेंचुरी तक, ठीक है, लेकिन 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी से यूरोपियन कंपटीशन आने स्टार्ट हुआ। अब जो हमारे भारतीय ट्रेडर है उनको नुकसान होगा, तो भारतीय ट्रेडर्स ने क्या किया, जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर हैं, विरजी वोरा हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास भी बहुत सारी शिपें वगैरह थी, इन्होंने ट्राई किया कि इन यूरोपियन पावर्स के अगेंस्ट फाइट करें, लेकिन यूरोपियंस की जो नेवल पावर थी, यानी जो नेवी थी, बहुत स्ट्रांग थी, और नेवी का यूटिलाइजेशन करके इन्होंने क्या किया, इन लोगों को बिल्कुल भगा दिया, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विद द हेल्प ऑफ नेवी इन्होंने क्या किया भाई, ऐसे एरियाज को कंट्रोल किया, और बेचारे जो हमारे इंडियन व्यापारी थे उनको एज वर्कर्स या कह सकते हैं एज एजेंट्स काम करना पड़ा इन हमारी कंपनियों के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनीज के लिए, ठीक है। तो इनके पास क्या पावर था, इनका टेक्निकल पावर, मिलिट्री पावर एनहांस था, हमसे कहीं बेहतर था, ठीक है, और यूनाइटेड थे, तो ये यूनाइटेड फोर्सेस, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। अगर आप देखोगे जो सबसे चालाक थे भैया वो थे अपने अंग्रेज लोग, यानी इंग्लिश। तो ये सबसे सक्सेसफुल उभर करके बच्चे, सबसे सक्सेसफुल पावर बनके हमारे यही अंग्रेज उभरे, ठीक है। हम बात करें चाहे वो कमर्शियल पावर हो चाहे पॉलिटिकल पावर हो, अंग्रेज एक तो चालाक थे, बहुत चालाक आदमी थे लोग,
ठीक है, दे वर वेरी वेरी क्लेवर गाइस, एक नंबर के चालाक लोग थे भाई। ठीक है, तो इनको ना बाकी भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, ये इनका सिंपल सिंपल मोटो था। और इन्होंने चालाकी के चलते ही बाकी सबको एलिमिनेट किया, आपस में लड़वाते थे, ये राजाओं को आपस में लड़वा के मजे लेते थे भाई। इनका नेटफ्लिक्स और अमेजॉन यही था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ये जो इंक्रीज आया स्पर्ट का मतलब ये जो आपका इंक्रीज आया डिमांड में, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, टेक्सटाइल्स हो गए, तो इसके चलते बच्चों आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो स्पिनिंग है, वीविंग है, ब्लीचिंग है, इस प्रकार के जो प्रोसेसेस हैं इनमें बड़ा ड्रास्टिक इंक्रीज आया। क्योंकि कपड़ों का डिमांड बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा भाई, तभी तो आपको एक कंप्लीट कपड़ा व्यापार जो है बच्चों अवेलेबल हो पाएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया भाई, पूरा कब्जा करना स्टार्ट कर दिया हर एक तरीके से मार्केट में। ठीक है, चले अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भाई व्यापार, ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे क्या करने लगे, ये सारी की सारी एक्टिविटीज करने लगे, यानी जो कपड़ा डिजाइनिंग का, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का जो पूरा प्रोसेस है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर करने लगे। अभी क्या था, काफी कम लिमिटेड था, लेकिन अभी जब ज्यादा ज्यादा लोगों ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखा, लोगों ने देखा कि डिमांड बढ़ रहा है, अच्छे पैसे आप कमा सकते हो, तो लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखोगे जो इंडियन टेक्सटाइल का डिजाइन है ये काफी ज्यादा क्लासी होने लगा, रिफाइंड मतलब काफी ज्यादा बढ़िया होने लगा और इंप्रूव होने लगा, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने लगे, ज्यादा डिटेलिंग पे काम करने लगे, तो कहीं ना कहीं डिजाइन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। साथ ही साथ ये ऐसा भी पीरियड था जहां पे कहीं ना कहीं क्राफ्ट्स पर्सन की इंडिपेंडेंस खत्म हो रही थी। उसका रीजन है, बताता हूं, देखिए क्या हुआ। होता क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनीज के हाथ में व्यापार नहीं था, पॉलिटिकल पावर्स नहीं थी, तब भारत में एक सप्लाई मर्चेंट का सिस्टम चलता था। देखिए होता क्या था, एक सप्लाई मर्चेंट एक आदमी है जो गांव में जाएगा और एक कपड़ा बुनने वाला आदमी, उसको आप वीवर कहते हैं, उसको जाके एडवांस पेमेंट दे देगा। ठीक है, एडवांस पेमेंट देगा, उससे कहेगा भैया हमारे लिए एक बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा तैयार करो। अब क्या होगा, वीवर कपड़ा तैयार करेगा, तो फिर ये आदमी उससे कपड़ा खरीद लेगा। अब ये खरीद के जाएगा पोर्ट्स पे, पोर्ट्स मतलब जो सी पोर्ट होते हैं वहां पे। ठीक है, वहां पे एक आदमी है, इसका नाम है एक्सपोर्ट मर्चेंट। एक्सपोर्ट मर्चेंट कौन है, वो व्यापारी है जो कपड़ा इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है, अमीर आदमी समझ लो, अमीर व्यापारी। उसने एक दलाल हायर किया हुआ है, एक ब्रोकर हायर किया हुआ है। इस ब्रोकर का काम है कि ये इस सप्लाई मर्चेंट से नेगोशिएशन करेगा, दाम फिक्स करेगा और कपड़ा खरीदेगा। ठीक है, तो दलाल ने कपड़ा खरीदा, एक्सपोर्ट मर्चेंट को दिया और एक्सपोर्ट मर्चेंट ने उसको बाहर इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों पे बेच दिया। अभी यहां पे क्योंकि कंपटीशन इतना है कि वीवर से हर कोई कपड़ा चाहता है, हर किसी को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो वीवर के पास पूरी क्या है, इंडिपेंडेंस है अपने कपड़े का दाम चूज करने की। लेकिन जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक, खासकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने दिमाग लगाया, इसको लगा कि अगर मुझे इस बात पे मोनोपोलाइज करनी चीजें, मुझे यहां व्यापार पे कंट्रोल करना है, तो पहले मेरा कंपटीशन खत्म करना पड़ेगा, पहले वीवर के जो बाकी ग्राहक है ना, जो बाकी लोग हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी आप देखेंगे तो क्या होता है बच्चों यहां पे कि भाई ये लोग क्या करते हैं, एक एजेंट अपॉइंट करते हैं। आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते हैं, एक एजेंट अपॉइंट करते हैं जिसको आप कहते हैं गोमास्त। क्या कहते हैं बच्चों आप इसको, गोमास्त कहते हैं। ठीक है, पेड एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं गोमास्त। अब इस गोमास्त का काम क्या है, गोमास्त एक आउटसाइडर है, इसका गांव वाले से कोई लेना देना नहीं। ये जाता है गांव में और वीवर को देता है एडवांस पेमेंट। अब एडवांस के चक्कर के लालच में आके वीवर क्या करता है, पैसे ले लेता है। लेकिन पैसे लेने के बाद वीवर बंद किया, अब वीवर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया कि भैया जो कपड़ा तुम बनाओगे वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेच सकते हो और किसी को जाके कपड़ा बेच नहीं सकते। चालाक लोग है ना, कहना ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत चालाक हैं। अब गोमास्त ने एडवांस पेमेंट देकर फंसा लिया वीवर को, बेचारा वीवर परेशान है। अब वीवर की मजबूरी है कि पहली बात तो कपड़ा बना के बेचना है और अपने मनचाहे दामों पे नहीं बेच सकता, क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसने पैसे एडवांस ले लिया, तो एडवांस पैसा वापस कर दे वो तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो खर्च हो गया भाई वीविंग प्रोसेस के अंदर। ये चीज तो सामने वाले को भी अच्छे से पता है। अब वो मजबूर है सस्ते दामों पे कपड़ा बेचने के लिए, तो इस तरीके से कंपटीशन भी एलिमिनेट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और सस्ते दामों पे कपड़ा भी खरीद लिया। तो है ना निंजा टेक्निक भाई, बहुत चालाक लोग हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी वीवर्स के पास फ्रीडम ही नहीं बची है ना, लिबर्टी मतलब वीवर्स के पास अपने कपड़े को अपने दामों पे अपने तरीके से बनाने का फ्रीडम बचा ही नहीं। ठीक है, इनफैक्ट इनको क्या करना पड़ता था, एक ही डिजाइन के बहुत सारे कपड़े बनाने पड़ते थे। ठीक है, और ये जो कंपनी के एजेंट्स हैं, यानी जिसको आप गोमास्त कहते हो,
ये लोग आकर के ऑर्डर देते थे, ये लोग क्वालिटी बताते थे, ये लोग पैटर्न बताते थे। यानी वीवर का जो इंडिपेंडेंस था अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है यहां से। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में आप देखोगे कि धीरे धीरे करके जो बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज बनने लगे, क्योंकि यहां पे भाई ब्रिटिशर्स ने अपनी 3 प्रेसिडेंसीज को स्टैब्लिश किया था, या 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को स्टैब्लिश किया था। तो सूरत का या मसूलीपट्टनम का जो पोर्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, और बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के जो सी पोर्ट्स हैं बच्चे, जो रिवराइन पोर्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं ग्रो करने लगे, क्योंकि इसके चलते ये भी पता चला कि यूरोपियन पावर भी कहीं ना कहीं बच्चों यहां पे बढ़ रही है। फिर अगर आप देखेंगे जो क्राफ्ट एंड कॉमर्स है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे मर्चेंट्स हो गए, बहुत सारे वीवर्स हो गए। ठीक है, इनको कहां भेज दिया गया? इनको ब्लैक टाउन्स भेज दिया गया। अब ये ब्लैक टाउन शहर का वो हिस्सा था जो यूरोपियंस ने भारतीयों के रहने के लिए बनाया था। खास करके ये कह लीजिए शहर का जो सबसे बेकार एरिया था, सबसे बेकार हिस्सा था, वो कहलाता था ब्लैक टाउन। ठीक है, और इन ब्लैक टाउन में ये बेचारे जो हमारे वीवर्स हैं या और भी व्यापारी हैं, इनको फोर्स किया जाता था रहने के लिए। ठीक है, तो ब्लैक्स कहा जाता है हमारे नेटिव व्यापारियों को, जो भारतीय व्यापारी हैं, जो भारतीय काम करने वाले लोग हैं, इनको ब्लैक्स कहा जाता था हमारे ये ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, तो इनको जो था इन ब्लैक टाउन्स में रहना पड़ता था। ये सेपरेट एरियाज बनाए गए थे शहर के से थोड़ा दूर, शहर से बाहर, जहां पे इन लोगों को फोर्स किया जाता था रहने के लिए। और ये जो गोरे लोग थे, जो व्हाइट रूलर्स थे, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, जितने भी फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में हो गया वो वाला एरिया, या फिर फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता के अंदर ये वाला एरिया, जितने भी पॉश इलाके थे, जितने बढ़िया इलाके थे बच्चों, ये इस पे कब्जा किसने कर लिया? हमारे ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, है ना। बहुत नालायक, बहुत नालायक। उसके बाद बात करते हैं हमारा ग्रेट कल्चर है बेटा, इसको चोर कल्चर कहते हैं, ग्रेट कल्चर नहीं कहते। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो शुरुआत हमने थंजावुर के उस शहर से की थी, या हम्पी के शहरों को खूबसूरती को डिस्क्राइब किया था, एंड ऑफ द पॉइंट अगर 18वीं शताब्दी के आते आते जो भारतीय ट्रेडर्स हैं, जो भारतीय व्यापारी हैं, इनका कंट्रोल मार्केट पे खत्म हो गया, और उसको कब्जा लिया भाई हमारे किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो सबसे चालाक ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो साफ शब्दों में कहें तो भैया ये लोग क्या थे? गली गली में शोर है, ब्रिटिशर भैया चोर है, और आज भी चोर है। ठीक है, सब जगह का माल चोरी करके इन्होंने रखा हुआ अपने म्यूजियम में, और बोलते हैं हमारा कल्चर है। भैया काहे का कल्चर है? कल्चर के नाम पे सी भी नहीं है आपके पास, है ना, क्योंकि सी तो आपने लोगों को बना रखा है बहुत सारी जगह। दिक्कत ये सी बात की है ना। खैर चलिए, इसको हम लोग बंद करते हैं, और इस चैप्टर को फाइनली हम लोग खत्म कर चुके हैं। और आपके पास कुछ सवाल है, आज एक क्वेश्चन ऑफ द डे बड़ा अच्छा दूंगा मैं आपको। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते कितने बच्चे करते हैं। क्वेश्चन को हरे कलर से लिखा जाए ना, हरा भरा सवाल है तो हरे भरे कलर से लिखते हैं। What led to the decline of मसूलीपट्टनम? ओके, सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है बच्चों। आज का हमारा मतलब पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, और इसको आपको क्वेश्चन ऑफ द डे को आंसर करना है। चार्ट के ऊपर देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, एंड बच्चा पार्टी, मुझे पता है कि ये चैप्टर काफी लंबा हो गया, आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार बाबू मोशाय पढ़ाई लंबी नहीं मजेदार होनी चाहिए, और मजा आया होगा उम्मीद। तो यार बहुत सारी कहानियां थी हमने डिस्कस की, तो ऐसा लग रहा था कि तुम लोग क्यों ना जस्ट सामने बैठे हो, मैं तुमसे बात करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, है ना। चलिए, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं बच्चे जो आप लोगों से करनी है, बहुत सारी बातें बच्चे जो अपन इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे आपको इजाजत देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जाऊंगा नहीं तो वापस आऊंगा कैसे? वो कहते हैं ना कि जब समस्याएं, जब समय, जब टफ होता है, जब कभी लाइफ में कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं, जब आपका मन एकदम ऐसे डिमोटिवेट हो जाए, आप नो आपको लगे यार कि राह बहुत कठिन है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि कठोर राहें कठोर इंसान और कठोर व्यक्तित्व को जन्म देती हैं, है ना। द टफ टाइम्स दे ऑलवेज गिव बर्थ टू टफ पर्सनालिटीज, दैट्स अ फैक्ट, राइट। तो जब समय आपके लिए कठोर है, मान के चलो आप छोटे बच्चे हो, लेकिन कई बार आप दुखी हो जाते हो, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको चीजें बुरी लगती हैं। और आज के बच्चे, आज से 15 साल वाले बच्चे नहीं है जिनको डोरेमोन में मजा आता था या टॉम एंड जेरी मजा आता था। आज के बच्चे बड़े सेंसिटिव, कई बार आपको बहुत सारी चीजों को बुरा लग जाता होगा, है ना। कई बार मम्मी पापा डांट देते होंगे तो आपको बुरा लगता होगा बच्चे। लेकिन एक चीज याद रखो, एक फैक्ट है, लाइफ का एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपके पेरेंट्स जब आपको कुछ किसी चीज के लिए डांटते हैं ना, तो बुरा मानने से बेटर है उस चीज को एनालाइज क्या करो, है ना। आपको बहुत बेटर बनाएगा, बहुत स्मार्ट बनाएगा, बहुत इंटेलिजेंट बनाएगा। एनालाइज करिए कि आपको डांट किस वजह से पड़ी है ना। इसको एक कभी ट्राई करके देखना कि पापा ने कभी डांटा, मम्मी ने कभी डांटा, तुम्हारी कभी पिटाई हुई, तो एक खुद सेल्फ एनालिसिस बनाना कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी पिटाई हुई,
है ना, या मुझे डांट पड़े, ठीक है, और इसके करने से मेरा क्या नुकसान हुआ और मेरा फायदा क्या हुआ। अगर आपका नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है तो समझ जाओ कि भैया गलती तुम्हारी बहुत ज्यादा है ना, और कुछ ना कुछ ऐसा तुमने किया है कि शायद तुम अगर रिपीट करते रहोगे तो आगे नुकसान का जो क्वेश्चन है ना वो बढ़ता जाएगा और फायदे का क्वेश्चन जो है कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी फिलॉसफी हो गई, बहुत सारी हिस्ट्री हो गई। फिलहाल मैं चलता हूं आपसे, आप लोग मजे करिए, खाना पीना खाइए, एंजॉय करिए, बहुत सारे थक गए होंगे आप। ठीक है, चलिए, इंतजार रहेगा आपके उत्तर का, आपके आंसर का कमेंट सेक्शन पे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस एंड अमेजिंग लर्निंग आवर्स अहेड, स्टे ट्यून्ड विद प्यारा वाला प्लेटफॉर्म दैट इज पीडब्ल्यू। फिलहाल आपका मेंटर, आपका फ्रेंड, आपका गाइड कुणाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।